हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू CHO सॉल्यूशन। और एक बार और आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, नर्सिंग करने वाले हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि वो अपने मनचाहा जो इंस्टीट्यूट होता है, जिसको एम्स बोलते हैं, कभी ना कभी वो एक बार उसमें जॉब ज़रूर करे। हर व्यक्ति चाहता है कि एक रेपुटेटेड जॉब हो, और नर्सिंग का हर स्टूडेंट की एक चाह रहती है कि मुझे एम्स में जॉब ज़रूर करना है। हर नर्सिंग का स्टूडेंट जब भी नर्सिंग करता है तो उसका सबसे पहला मोटिवेशन यही होता है कि मैं एम्स में एक ना एक दिन जॉब ज़रूर करूँ। तो उसी में से एक हमारे दोस्त मिस्टर नारायण सिंह, जो कि अभी नॉरसेट 9 क्रैक किया है अभी हाल ही में, तो आज वो हमारे एज अ गेस्ट हमारे पास आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं और उनको बहुत सारी बधाई दे देते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई है नॉरसेट थैंक यू 9 वेरी क्रैक मच करने के सर। लिए। और सर, ये छोटा सा एक हमारी साइड से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच सर। तो सर, सबसे पहले तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं सर? सर मतलब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा आखिरी जो सपना था जी। कि मुझे मतलब नॉर्सेट क्रैक करना है, कभी ना कभी एक दिन तो करके रहूँगा, तो वो मतलब कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। जी। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए आप, जी। जब आपका रिज़ल्ट आया था, तो रिज़ल्ट देख के आपका क्या रिएक्शन था और आप कहाँ पे थे? तो थोड़ा-सा बताइए हमारे दर्शकों को सर। एक्चुअली सर मैं आपको बताना चाहूँगा उस जी, दिन का कि मैं उस दिन ट्रेवल में था। जी, जिस दिन नॉरसेट 9 का मतलब रैंक वाला रिज़ल्ट आया था, जी। तो उस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था और उस दिन मेरे एक क्लोज़ फ्रेंड का अचानक से मुझे कॉल आया जी। और उनने मुझे बताया कि मेरी 1000 रैंक आई है। वॉव! तो हालाँकि मुझे लगा भी 1 मिनट के लिए कि हाँ, हो सकता है क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। जी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना मैं अपना रिज़ल्ट चेक करके देखूँ। जी। तो जब मैंने अपना रिज़ल्ट मेरे मोबाइल में चेक किया तो मेरी 1900 रैंक थी, 1980। ओके। तो मुझे मतलब देख के एकदम झटका सा लग गया कि ये कैसे हो सकता है? मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, उसके बाद भी मेरी इतनी ज़्यादा रैंक कैसे आई? और एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि इस बार फिर मुश्किल है। लेकिन ओके। फिर मैंने पेशेंस बनाया रखा अपना और मैंने वेट किया आगे और इन्फॉर्मेशन आने के लिए। ओके, मतलब आपकी जो रैंक आई है, उससे आपको और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट था कि मेरी और अच्छी रैंक आ हाँ, सकती थी। एक्सपेक्टेड था कि 1000-1200 के बीच में मेरी रैंक ओके। आएगी। नहीं सर, ये रैंक भी काफ़ी अच्छी है आपकी। और तो सर, सबसे पहले हम आपका थोड़ा-सा जानकारी लेना चाहेंगे कि आपकी सर, थोड़ा डिटेल में बताइएगा, स्कूलिंग कहाँ से हुई है और आपने नर्सिंग कहाँ से की है? थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ सर। जी सर बेसिकली मेरा जो स्कूल है फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक मेरे गांव से ही हुआ है, जी। विलेज भारकच, जो ओके। कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। जी, और उसके बाद में जो मेरा कॉलेज हुआ है जीएनएम किया मैंने उस सबसे पहले जी, 3.5 साल का। तो वो मैंने किया भोपाल के भोपाल नर्सिंग कॉलेज, जो कि बीएमएचआरसी भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से फेमस है। जी। और उसके बाद फिर मैंने 2 साल का पोस्ट बीएससी किया पीपुल्स यूनिवर्सिटी से। सर, आपने जो आपकी कॉलेज बताई, वो सर पोस्ट बेसिक आपने किस ईयर में पास आउट किया था? मैं सर 2021 से पास आउट हूँ, ओके। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो सर, आप सबसे पहले ये बताइए है कि अभी आप सीएचओ में भी थे आप पहले। जी। और तो सर, सीएचओ के साथ-साथ कितना मुश्किल लगा आपको कि एम्स की तैयारी करना? और आप जब 2021 पास आउट हैं, तो इतना गैप कैसे हो गया? थोड़ा-सा ये भी आप डिटेल में बताएँ कि एकदम से मतलब कैसे लगा आपको कि अब एम्स की तैयारी करना चाहिए या नॉरसेट की तैयारी करना चाहिए? जी। हाँ, सर एक्चुअली आपने क्वेश्चन तो बड़ा टफ पूछ लिया जी, और जी। आपने ये बात भी बिल्कुल सही कही कि मतलब सीएचओ के साथ में रह के, किसी भी जॉब के साथ में रह के नॉरसेट के लिए तैयारी करना या किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं हालाँकि ये बात ऐसे पब्लिकली बताना नहीं चाहता था, जी, बट ठीक है आपने पूछ लिया, अच्छी बात है, हो सकता है किसी को इससे फ़ायदा हो जाए। जी, तो एक्चुअली क्या था कि मेरे एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, जी। जिनका हाल ही में लगभग 2023 में उनका नॉरसेट सिलेक्शन हुआ था। ओके। तो मैंने उनको कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए कॉल किया। आप उनका नाम बता सकते हैं, कोई नहीं, नाम दिक्कत नहीं नहीं। बताऊँगा उनका चलिए मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उनने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया किसी कारण से। ओके। और मैं क्या है कि मतलब चाइल्डहुड से ही बहुत इगोइस्टिक आदमी रहा हूँ। जी, जी, बिल्कुल। मतलब ऐसा कि इग्नोरेंस 1% बर्दाश्त नहीं होता। जी। उनने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। हुँ, मुझे इस बात का बुरा लग गया कोई दिक्कत कि नहीं। मुझे मतलब ऐसा लगा कि मतलब वो एक किसी कारण मोटिवेशनल आ से, गया। हाँ, कि किसी कारण से इनने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, मतलब इनको ऐसा लग रहा है इनका लेवल बढ़ गया या फिर मेरा लेवल छोटा हो गया। तो ओके। वो बात फिर मुझसे सहन नहीं हुई और उस दिन मैंने एकदम उसी पल डिसाइड कर लिया कि अब मुझे किसी भी हालत में नॉरसेट क्रैक करना है। और उस दिन से फिर मैंने अपनी स्टडी तैयार मतलब शुरू की। और जो आपने बोला कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। या वो सीएचओ हो या फिर आप किसी संविदा नर्सिंग ऑफ़िसर की जॉब में हो
या फिर आप किसी स्टेट मेडिकल कॉलेज में या कहीं भी आप जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे जी। हो, उसके साथ साथ नॉर्थ सेट के लिए तैयारी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए मैंने मतलब, क्योंकि जॉब भी देखना रहता था, सारे काम देखने रहते थे, तो मैंने अपने टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। जी, जी। पहला एक स्लॉट मॉर्निंग में था, जिसमें 6 या साढ़े 6 बजे से लेके 2 घंटे क्लास लेता था मैं, साढ़े 8 तक। उसके बाद में फिर वही अपना रूटीन वर्क करके और फिर अपना ड्यूटी जाना रहता था। फिर उसके बाद में 4 बजे ड्यूटी से लौटते थे, तो 4 बजे ड्यूटी से लौटने के बाद थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट लेने के बाद में फिर 2 घंटे का स्लॉट रहता था मेरा। अच्छा, उसी बीच में मेरा जिम चलता था। अरे वाह! तो वो भी मैंने बंद नहीं किया, क्योंकि मतलब एक टसन रहती थी कि मैं ऐसा सोचता था कि ऐसा होना चाहिए कि जब मेरा सिलेक्शन हो तो मैं ये सोचूं कि नहीं, मैंने सारे काम बरकरार रखे, सब मेंटेन किया, उसके बाद ही मैंने सिलेक्शन ले लिया, मतलब बोलने के लिए ऐसा रहे। तो वो भी बरकरार जी। रखा। फिर उसके बाद में लगभग जिम से 8:30 बजे लौट के आता था मैं। उसके बाद फिर वही खाना बनाना, खाना, थोड़ा रेस्ट करना, और फिर रात में 10 से 11, साढ़े 11, और हो सकता था तो 12 बजे तक फिर मैं क्लास लेता था। ओके। मतलब सर का ये कहना है कि अ, मतलब किसी न किसी चीज़ से एक मोटिवेशन आता है, तो सर के एक फ्रेंड की तरफ से कॉल नहीं उठाया गया था, उसके बाद सर ने ऐसा डिसाइड किया कि अब जी, तो जी। कुछ भी करना है और मुझे ये एक जुनून बन गया नहीं, था सर का। हालाँकि वो बाय मिस्टेक, मतलब हाँ, मुझे वो मिसअंडरस्टैंडिंग हाँ, हुई थोड़ी-सी, ऐसा कुछ था नहीं। वो मतलब किसी काम मतलब में एक बिज़ी ज़रिया थे। ज़रिया रहता है, हाँ, तो वो एक ज़रिया आज भी था। हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं, है नहीं, दोनों ठीक, की। ठीक, ठीक सर। सर आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि आपका ये कौन-सा अटेम्प्ट था जी। और इससे पहले आपने कितने अटेम्प्ट दिए? और किस किस कारणवश मतलब कौन-सा अटेम्प्ट रह गया था आपका? सर, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, जी, जिसमें कि मैं क्वालीफाई हुआ हूँ, और मेरी 1980 रैंक आई है, मुझे रायपुर एम्स अलॉट हुआ है। जी, इससे पहले मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे, ओके, जिसमें 3 अटेम्प्ट में मैं हर बार प्री क्वालीफाई किया मैं। मेंस में मेरी अच्छी खासी रैंक रही, लेकिन रैंक थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से मुझे अलॉटमेंट नहीं मिल पाया। थोड़ा डिटेल बताइए सर मतलब प्री जब आपने दिया तो मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने दिया तो प्री मेंस दोनों निकले थे या फिर फर्स्ट टाइम में एक ही निकला था? थोड़ा-सा बताएँ आप? जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया हुआ था, जी, तो उस टाइम पे मेरा प्री निकल गया था, ओके, 95-96 परसेंटाइल से लगभग। ओके, और जब मैंने उसका मेंस दिया तो मेंस में मेरी 1339-40 के लगभग रैंक आई थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ओके, जिसमें कि जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था मेरी कैटेगरी से, वो 930 रैंक तक का था, मतलब ओके, 400 रैंक मेरी ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे। ओके, और जो मैंने सेकंड वाला दिया, सेकंड वाले में मेरा प्री क्वालीफाई हुआ, और मेंस की एग्जैक्ट मुझे रैंक याद नहीं है। और जो थर्ड वाला मैंने जो अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा प्री क्वालीफाई हुआ, और मेंस में मेरी रैंक लगभग 1976 थी, ओके, जो कि ज़्यादा हो गई थी थोड़ी सी। कोई नहीं सर और 4th अटेम्प्ट और आपका फोर्थ ये अटेम्प्ट में मेरी 1980 रैंक है, और ओके जो कि अलॉटमेंट मुझे मिल चुका है। वॉव! मतलब लगभग आप 3 साल आपने तैयारी 2 से 2 3 साल, साल 2 साल 2 साल। ओके। सर आपने जो प्रिपरेशन किया है तो आपने पर्टिकुलर जो आप सीएचओ में थे उससे आपने छुट्टी वगैरह लिया था, लीव लिया था या फिर आप कहीं जॉब क कोचिंग करने गए थे या आपने ऑनलाइन किस तरीके से आपने तैयारी की? थोड़ा-सा आप बताएँ? सर, एक्चुअली ऑलरेडी मैं जॉब में था, जी, तो छुट्टी मिलना तो मुश्किल था। ओके, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी। ऑनलाइन कोचिंग से मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, और उसी के साथ-साथ फिर मैंने अपनी तैयारी बरकरार रखी। हाँ, इससे पहले जब मैं अटेम्प्ट देता था, 3 अटेम्प्ट दिए, उसमें मैंने छुट्टी नहीं ली, लेकिन जो मेरा लास्ट 4th अटेम्प्ट था, जी, उसमें ज़रूर मैंने 15 दिन की छुट्टी ली हुई थी, ओके बस 15 दिन की ऑन। छुट्टी। वाह! तो सर आप अगर आप बता सकते हैं तो आपने कौन-सी कोचिंग ली थी तो थोड़ा-सा बता दीजिए? हाँ, कोचिंग का मैं नाम बता सकता हूँ, जी, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की मैंने कोचिंग ली थी। जी, लेकिन वो जो कोचिंग थी वो 2023 की थी। अभी आज की डेट में शायद बहुत सारे टीचर वहाँ के चेंज हो गए हैं, तो आज की डेट में वहाँ पे क्या है वो तो मुझे नहीं पता। ओके। 2023 की कोचिंग थी मेरी। ठीक, ठीक, ठीक सर। सर, अक्सर जो अभी जो बच्चे या जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं, जी, जी। जो तैयारी कर रहे हैं, उनका ये कहना रहता है कि सर हम जॉब कर रहे हैं, तो हम जॉब के साथ पढ़ नहीं पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उन स्टूडेंटों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मतलब एक टाइप से वो एक्सक्यूज़ जी। देते हैं, एक्सक्यूज़ ही रहेगा वो तो। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं उन सभी को एक मतलब एक सिंपल बात बोलना चाहूँगा। मतलब स्पेशली जो लोग जॉब कर रहे हैं, जी, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो, किसी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में हो, या फिर स्टेट की जॉब में हो, किसी भी जॉब में हो। देखिए, जो स्टूडेंट है उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, उनको तो तैयारी करनी पड़ेगी, जी, मतलब उनके लिए कंपलसरी है। बाकी ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी जॉब में है, कि या तो आप बढ़िया जॉब कर रहे हो तो बढ़िया लाइफ एंजॉय करो। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसमें अगर सैटिस्फाइड हो कि हाँ, मेरी जॉब अच्छी है, तो फिर आप बढ़िया लाइफ एंजॉय करो,
घूमो फिरो, जो भी आप करना चाहते हैं वो करो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तैयारी करना चाहिए या फिर मुझे किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो फिर मेरा मानना ये है कि फिर आप उसके लिए 100% डेडिकेटेड रहो तो करो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 1 साल तैयारी करी, आपको सफलता नहीं मिली और उसके बाद आपने क्वाइट कर दिया, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, हो सकता है 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, क्योंकि मेरे जान-पहचान में 2-3 लोग ऐसे भी हैं जिनको 5-5 साल में सफलता मिली है। ओके। 30-40 एग्ज़ाम देने के बाद में सफलता मिली है। तो बस या तो आप करो तो बहुत अच्छे से करो या फिर करो ही मत, क्योंकि अगर आप बीच में आके छोड़ोगे इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके। सर जब आप तैयारी कर रहे थे तो सर आपके जो फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन से थे? और सबसे टफ़ कौन-सा सब्जेक्ट लगता था कि यार ये तो बहुत परेशान कर देगा? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, जो मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था वो जी। तो साइकियाट्री था। अरे और वाह! मतलब मैंने जब पढ़ना भी स्टार्ट किया था तो मैंने साइकियाट्री से पढ़ना स्टार्ट किया था। वाह सर! सबसे पहले मैंने साइकियाट्री पढ़ा और उसके बाद फिर बाकी सब्जेक्ट। और जो सबसे टफ सब्जेक्ट या जो सबसे मुश्किल या जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जी। वो 2-3 सब्जेक्ट छोटे-छोटे हैं, हुँ, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ओके, रिसर्च हुआ, माइक्रोबायोलॉजी हुआ। ये सब्जेक्ट मतलब मैंने बहुत कम पढ़े हैं, मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है। ओके। जबकि अक्सर लोगों को साइकियाट्रिक कम पसंद आता है, मैंने ऐसा देखा है यूजुअली। हाँ, हाँ, मैंने भी अ, सुना है ऐसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे भी कि बिल्कुल पसंद नहीं साइकियाट्री अच्छा नहीं साइकियाट्री। है या फिर पसंद नहीं आता, बट मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है। चलिए। अच्छा सर ये बताइए जब जी। आप तैयारी करते हैं, उस समय पे रिवीज़न कितना इम्पोर्टेंट होता है और टेस्ट सीरीज़ आपकी जो सफलता है उसमें कितना योगदान देती है? सर, रिवीजन और टेस्ट सीरीज दोनों का बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा योगदान रहता है। मतलब रिवीजन तो आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल कंपल्सरी है। मतलब और मैं तो ऐसा बोलना चाहूँगा कि आज आपने कुछ भी पढ़ा, जी, 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आपने पढ़ा, तो कल आप 10 मिनट का टाइम निकाल के और जो पढ़ा हुआ था पहले उसको आप रिवाइज़ कीजिए, ताकि वो आपके मतलब माइंड में एकदम परमानेंट हो जाए। और दूसरा, टेस्ट सीरीज़ का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए है क्योंकि उसमें एक तो आपको मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, हज़ारों क्वेश्चन मिल जाते हैं करने के लिए। और उसके बाद में जो टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े बुक से हट के होते हैं। ओके, क्योंकि बुक में मैंने दो देखा है, मतलब जब से बुकें चल रही हैं, कि कुछ-कुछ क्वेश्चन तो मतलब एज़ इट इज़ ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। बुक अपडेट हो जाती है, उसके बाद उसमें कुछ नए क्वेश्चन जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन बाकी जो पुराने क्वेश्चन रहते हैं वो एज़ इट इज़ रहते हैं। और टेस्ट सीरीज़ में उन्हीं एक क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछ लिया जाता है। ओके। सर आप ऐसी कोई यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस हों क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोर्सेज़ वगैरह नहीं ले पाते हैं फाइनेंशियल स्थिति के हिसाब से या कुछ ऐसी कुछ क्लासेस हों जो यूट्यूब पे आप बताना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट हों और जिनको पढ़ के आपको भी फ़ायदा हुआ हो और हमारे जो स्टूडेंट हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो भी जी। अपनी तैयारी कर सकें? बहुत अच्छी बात कही है जी, आपने। एक्चुअली चैनल तो बहुत सारे हैं जी, यूट्यूब पे, और मेरे ख्याल से सभी जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं सबको पता होगा। लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है या मैंने जहाँ तक फॉलो किया है, मैं 2-3 चैनल का नाम बताना चाहूँगा। जैसे कि आज की डेट में जेड2एफ नर्सिंग अकेडमी हुआ, ओके, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस हुआ, डेम्स नर्सिंग क्लासेस हुए। ये अच्छे चैनल हैं और यहाँ के टीचर भी बहुत एक्सपीरियंसिव हैं। मैंने खुद यहाँ से पढ़ा हुआ है उत्कर्ष से ओके। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर चाहें तो उनके वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग रेगुलर क्लास देख लेते हैं, तो आप ओके। देख सकते हैं। हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो हाँ, आप इनकी क्लासेस से भी बिल्कुल, आप यूट्यूब से भी मतलब बिल्कुल, कहने का बिल्कुल। मतलब मतलब सक्सेस पा कुछ ना सकते कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा वहाँ से। ओके। सर, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम तैयारी करते हैं, तो बीच-बीच में बहुत बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कई बार आप डिमोटिवेट हुए होंगे और कभी जी, लगता होगा कि नहीं छोड़ देता हूँ और अब नहीं करना। तो उस टाइम पे आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा, वो बताइए थोड़ा-सा? जी। जी, सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जी, मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता था कि मतलब ऐसा लगता था कि नहीं अब नहीं करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए या अपने से नहीं हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो जब भी मुझे ऐसा फीलिंग आती थी या मैं डिमोटिवेट होता था तो मैं एक ही बात सोचता था जो मैंने शुरुआत में सोची थी कि नहीं, मैंने अगर या तो मुझे स्टार्ट ही नहीं करना था या मैंने अगर अब इसको स्टार्ट किया है तो मुझे इसको आखिरी तक ले जाना पड़ेगा और मुझे ले जाना चाहिए। और मैं उन सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं अब मेरे बस का नहीं है या मुझसे नहीं हो पा रहा है या मैं नहीं कर पाऊँगा या मोटिवेशन ख़त्म हो गया है, तो देखिए मोटिवेशन जैसा होता कुछ नहीं है। जी। वो आपके अंदर से आता है, ओ अपने खुद के अंदर से आता है। तो आपको हमेशा अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि मन नहीं लगता तो आप छोटा-सा उसके लिए ब्रेक ले सकते हैं। मान लीजिए 1 दिन का आपने ब्रेक ले लिया,
या बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो 2-3 दिन का ब्रेक ले लो। लेकिन उसके बाद जब आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा तो फिर से आपका मन लगने लगेगा। ओके। सर अक्सर क्या होता है जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तो वहाँ पे डर जाते हैं या फिर थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। तो आप भी गए होंगे तो जब फर्स्ट टाइम शायद आपको भी थोड़ा नर्वसनेस रही होगी। जी, जी। तो फिर आपने उस एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें और एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएँ? मतलब जो बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम देते हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना हॉल में कैसे कर सकते हैं वो लोग? सर अक्सर क्या होता है जी, कि किसी को भी, जी, जो लोग भी एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उनको एक ही डर रहता है, फेलियर। बिल्कुल। मैं फेल ना हो जाऊँ। और मतलब जहाँ तक मैं सोचता हूँ, वहाँ तक तो मैं ये सोचता हूँ कि फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप कुछ भी काम अगर करते हैं और अगर उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसमें कुछ गैप रह जाते हैं, जी, लेकिन फेलियर जैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतलब ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ, अगर जैसे मैं 3 बार मेरी रैंक मतलब ऐसी आई कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं फेल हुआ। मैं उसको ये सोचता था कि हाँ, मेरा गैप रहा है कुछ, कुछ तो मेरी कमियाँ रही हैं। तो आप वो गैप को पूरे कीजिए, उसके बाद में ऑटोमेटिक आपका काम पूरा हो जाएगा। और रही बात ये नर्वसनेस की कि एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं या कहीं भी, तो ये सोचना चाहिए बस कि जितना आपने किया है या जितना आपने पढ़ा है या जितना आपने तैयारी की, उतना आप अच्छा करके आइए, बस। मतलब अपना जो पड़ा हुआ है उस पे कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ठीक 100% की तो ज़रूरत ही नहीं है। जी, अगर कोई भी ये सोचे कि नहीं मेरा कोई टॉपिक छूट गया या मेरा कोई सब्जेक्ट छूट गया, 100% की आपकी ज़रूरत ही नहीं है। आप 60-70% के बीच में रहिए, बस इतना बहुत है। जी, और सर इस पे एक शायरी भी है, जी, किसी शायर ने बहुत अच्छा लिखा है जी, कि क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा? वाह! क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा? जी, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। वाह! क्या बात है सर। मतलब आपकी प्रिपरेशन कभी ख़राब नहीं जाएगी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल, तो कहीं न कहीं वो काम ज़रूर आएगी। बिल्कुल। अगर आप कंटिन्यू अपनी मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन ज़रूर काम आएगी। जी, बिल्कुल सर। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, सर जी। जैसे आप तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी करने में जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनका कितना योगदान रहता है? वो हेल्पफुल रहते हैं, उनसे कुछ हेल्प मिलती है या नहीं? जी, देखिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का, जी, तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनकी हेल्प तो मिलती है। जी। उनमें कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं। अरे वाह! लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं आते, कम ही आते हैं। जी, जी। लेकिन अगर क्वेश्चन एज इट इज़ भी ना आए, तो उसमें कम से कम ये रहता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं या क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, वो ज़रूर उसका आइडिया लग जाता है। मतलब लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स पेपर देखना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना क्वेश्चन चाहिए। पेपर, जी। सर एक क्वेश्चन आपकी सीएचओ की जॉब से, क्या आपको लगता है कहीं न कहीं आपकी सीएचओ में जो आपने जॉब या जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसका कुछ बेनिफिट आपको एम्स के एग्ज़ाम में मिला है? कहीं न कहीं उसने थोड़ी बहुत हेल्प की है क्योंकि बेसिक लेवल पे जो सीएचओ की जॉब है, कम्युनिटी लेवल पे, उससे क्या कुछ फ़ायदा हुआ सर आपको? हाँ, फ़ायदा तो हुआ है इस जॉब से, क्योंकि इसमें जैसे कुछ कम्युनिटी का एक पूरा सब्जेक्ट है, जी, जो कि सीएचओ से रिलेटेड है। अगर जैसे जिसने भी, मैंने या किसी और ने भी, अगर जिसने भी सीएचओ की जॉब बहुत अच्छे से, उसका काम बहुत अच्छे से कर रखा है, तो एक सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जो सीएचओ है पूरा कम्युनिटी पे बेस्ड है और कम्युनिटी पूरा एक सब्जेक्ट है, जी, उससे बिल्कुल। क्वेश्चन आते हैं। बेनिफिट तो हुआ हाँ, मतलब। जैसे इम्यूनाइज़ेशन हुआ, फैमिली बिल्कुल। प्लानिंग हुआ, बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीज़ हुई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सर जो अभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सर उनके लिए कुछ बेस्ट टिप्स हों आपकी साइड से तो आप 2-4 बता दें? जी, जी, ज़रूर। देखिए, जो स्टूडेंट जो फ्रेशर निकले हैं जी, या निकलने वाले हैं या फिर कुछ टाइम ही जिनको हुआ है और जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। क्योंकि अभी आप कॉलेज से निकले हुए हैं, अभी आपने रिसेंट में पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अभी पढ़ने की आदत है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये एज होती है जब कॉलेज से निकलते हैं बच्चे या स्टूडेंट जब भी निकलते हैं 20-22 साल की एज में, तो वो जो पढ़ने के लिए बहुत अच्छी एज होती है। नहीं तो एक अगर मैं अपनी बताऊँ, जी, तो मैंने उस टाइम पे पढ़ाई स्टार्ट की थी जिस टाइम पे लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। जी। तो वो बहुत अच्छा टाइम रहता है, आप उस टाइम को कंटिन्यू कीजिए। आप जिस चीज़ के लिए, जिस एग्ज़ाम के लिए या जिस भी जॉब के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, वो आप कंटिन्यू रखिए और अपना बेस्ट दीजिए। उस टाइम को आप पढ़ाई के साथ में एन्जॉय कीजिए, तो आपकी पूरी लाइफ़ बदल जाएगी। सर अक्सर ऐसा बोला जाता है कि किसी जॉब में रहें या फिर कहीं भी रहें,
अक्सर मेल अपनी सैलरी नहीं बताता है। लेकिन सर मेरा इसमें अलग मानना है। मैं चाहता हूँ सर आप एक लगभग एम्स की सैलरी ज़रूर बताएँ जिससे कि एक मोटिवेशन आएगा कि बच्चे, क्योंकि बहुत से लोगों को सर पता भी नहीं है कि अपनी नर्सिंग में भी इतनी-इतनी सैलरी मिलती है। तो आप एक लगभग हमारे दर्शकों को या स्टूडेंट को बताएँ कि कितनी सैलरी मिलती है, क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं एम्स के? तो बताइए ज़रा। सर एक्चुअल तो सैलरी क्या होती है उसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। जी, जी। लेकिन जो एवरेज में जो, क्योंकि मेरे 1-2 फ्रेंड्स लगे हुए हैं जी, और इसमें क्या है कि अलग-अलग इंस्टीट्यूट का अलग-अलग पे ग्रेड रहता है। जी। लेकिन फिर भी एवरेज में जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग पाया, जहाँ तक मुझे पता है 80 से 90,000 के बीच में रहती है। ओके। मतलब मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि अगर 80 से 90 के बीच में अगर अभी है, अभी 7th ग्रेड पे चल रहा है, अगर ये 8th ग्रेड पे लगता है 2026 तक, जी, तो जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की पेमेंट मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 1,20 से 1,30 के बीच में आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात तो है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो दिल लगा के तैयारी करें और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट ज़रूर करें। हम सर से आपकी बात कराएँगे और आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर देंगे। बिल्कुल। और सर जब आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो आपने अपने घर में भी इन्फॉर्म किया होगा। तो आपने अपने माता-पिता को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था और उन्होंने कैसे आप लोगों को आपको बताया सर? जी। सर अब रिएक्शन आप समझ सकते हैं, जी, किसी के भी मम्मी-पापा हो गए, वो जब अपने बच्चों की सक्सेस का जब उनको पता लगता है तो, क्योंकि दुनिया में अगर कोई है, जी। जो आपकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा खुश हो या आपके दुःख से बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो वो सिर्फ़ आपके माँ-बाप हैं। जी, बिल्कुल सर। उसके अलावा तो किसी को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। हालाँकि दोस्त यार भी रहते हैं, सभी को बहुत खुशी हुई सुन के। मम्मी-पापा ने जब मैंने उनको जब ये बात फ़ोन पे बताई थी, जी, अगर आमने-सामने होता तो मैं उनकी रिएक्शन देख पाता। जी। लेकिन फ़ोन पे मैंने उनको जब ये बात बताई, मम्मी से पहले मैंने बात की, उनको मैंने बताया कि मैं अपने मतलब मिशन में सक्सेस हो गया, वाह! मेरा रिज़ल्ट आ गया। तो वो सुन के उनको बहुत अच्छा लगा कि चलो फाइनली हो गया। हमारे बच्चे का काम पूरा हो गया आज। जी। माता-पिता को ये खुशी तो बहुत बड़ी बात है सर। सर जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन भी लगाते हैं कि सर हमको कुछ बुक्स बता दीजिए। तो आप सर कुछ 2-4 बुक्स के नाम अगर आप बताना चाहें बेसिक से हाई लेवल तक की, तो थोड़ा-सा बुक्स के बारे में बता दीजिए सर। जी, ज़रूर। देखिए बुक्स, मैं बताना चाहूँगा कि आप किस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके। क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कि जैसे स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, जी, उनका लेवल अलग होता है, सेंट्रल के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनका लेवल अलग होता है। लेकिन मैं ओवरऑल आपको सारी बुक के नाम बता देता हूँ, जी, जिनको मैंने पढ़ा या जिनको अक्सर स्टूडेंट पढ़ते हैं। जी। मतलब सबसे पहले तो पीआर यादव, जो कि पीआर यादव। मतलब बहुत फ़ेमस बुक है, बहुत जी, सारे क्वेश्चन हैं उसमें और जो कि ज़्यादातर मतलब उसके क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में आते हैं। ओके। उसके बाद में टारगेट हाई है। जी, टारगेट हाई बहुत अच्छी बुक है और जो अब जो रिसेंट जो अपडेट होके जो बुक आई है उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए। ओके, उसके बाद में 2 बुकें हैं, जैसे 2 बुक्स और एनक्लेस के नाम से हैं, एक मॉसबी और एक सॉन्डर्स। ओके, इनके क्वेश्चन ज़्यादातर जो बड़े सेंट्रल के एग्ज़ाम होते हैं या फिर नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है उन्हीं में पूछे जाते हैं। ओके। ये सारी चारों की चार बहुत अच्छी बुक्स हैं। ठीक है सर। अ, सर अक्सर जो तैयारी करते हैं बच्चे, अ, आप कुछ ऐसा बताना चाहें कि ये गलतियाँ आपको नहीं करना है? मतलब कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको लगता है कि आपने भी की हों कि उस कारण से आपका क्वालीफाई नहीं हुआ है, तो जो प्री आपके रहे हैं पहले। ज़रूर। तो ऐसी गलतियाँ ना करें बच्चे, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए कि कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाते हैं, है ना? इस टाइप की कुछ आपके हिसाब से ऐसी कौन-सी गलतियाँ रहती हैं कि जो बच्चे। सर मैं सिंपल वे में बता देता हूँ, जी, ये आप सही कह रहे हैं कि हर कोई गलती करता है जी, और ये गलतियाँ मैंने भी की। जी। अगर ये मैं गलती ना करता तो हो सकता था मेरा पहले अटेम्प्ट में हो जाता, ओह वाओ! क्योंकि बहुत नियर बाई रहा था मैं। जी, और इसमें बेसिक गलतियाँ ये है कि स्टूडेंट पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं, जी। लेकिन रिवीजन नहीं करते। बहुत बढ़िया। रिवीजन भी कर देते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, टेस्ट सीरीज नहीं लगाते। नहीं, तो सिंपल वे में अगर मैं बताऊँ तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है। जी, सबसे पहला तो आप एक अच्छा कंटेंट पढ़ें। ओके। अच्छा कंटेंट का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आप कोई भी अच्छी कोचिंग लें जो आपको समझ में आए। कभी भी कोचिंग के नाम पे ना जाएँ कि किस कोचिंग ने कितने सिलेक्शन दिए। ओके, आप अपना लेवल देखें कि आपको कौन-सी कोचिंग से या कौन से टीचर से कितना समझ में आ रहा है। जी, एक अच्छी-सी कोचिंग लें, उसके बाद में कोर्स अपना पूरा अच्छे से कंप्लीट करें। उसके बाद में उसी के साथ-साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बुक प्रेफ़र करें, जी, बुक से क्वेश्चंस लगाएँ और कम से कम एग्ज़ाम के 2 महीने पहले, अगर हो सके तो आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं, जी, जब से आपने पढ़ाई शुरू करी। लेकिन अगर पॉसिबल ना हो तो कम से कम एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आपको कोई अच्छी-सी टेस्ट सीरीज़ ले लेना है। साथ-साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना है, क्योंकि उससे आपको ये अंदाज़ा लगता है कि ओवरऑल आपकी रैंक क्या है, आपका परफ़ॉर्मेंस क्या आ रहा है, वो आपको कहाँ
मतलब सुधार करने की ज़रूरत है, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका वीक है, तो उससे एक अंदाज़ा लग जाता है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, जी। आप आज इस सफलता आपको जो प्राप्त हुई सर, इसके लिए आप पर्टिकुलर किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं, तो आप क्रेडिट दे सकते हैं। सर इसके पीछे मैं किसी एक को नहीं दे सकता क्रेडिट, बहुत सारे लोगों का हाथ है इसमें। ओके। आपका भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जी, थैंक जो यू आपका सर। जो चैनल है CHO सॉल्यूशन, इस पे जो आप समय-समय पे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जी, वैकेंसी से रिलेटेड या फिर मतलब कुछ भी मेडिकल साइंस में या मेडिकल की फील्ड में जो भी जानकारियाँ आती है, मैं आपके चैनल पे देखता रहता था। और मैं आप सभी को भी सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी समय-समय पे, आप अपडेट रहेंगे। और सब ने हेल्प की मेरी इसमें, जी। मेरे फ्रेंड्स, मम्मी-पापा, सबका क्रेडिट है। सभी के लिए धन्यवाद बहुत-बहुत। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और अगर आप लोग भी नॉर्थ सेट की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से करें और अपना गोल बनाएँ कि मुझे जब तक क्रैक नहीं होगा, जब तक मुझे हार नहीं माननी है। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर जो आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू बहुत-बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू। सभी को ऑल द बेस्ट।